बदलते मौसम, बदलती ऋतुएं नई उत्साह, नई उमंगें लेकर आती हैं। पर वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी ज़रूर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीमारियों की। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, ये तो आप भी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर के महीने में बरसात काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में जगह जगह पर जल जमाव होता है, गंदगी ज़्यादा होती है। ऐसे में बैक्टीरियल वायरल बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज चर्चा इन्हीं पर, और इस खास चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, ऋतु बदल रही है, तो बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इस समय अगर हम बात करें बीमारियों की, तो डेंगू जैसी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले बात डेंगू पर कर लेते हैं। तो डेंगू बीमारी किसी व्यक्ति को हो रही है, इसके लक्षण के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है अर्पिता जी कि डेंगू का लक्षण आम वायरल बुखार के लक्षण से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जी। क्योंकि आप जानती हैं कि जो वायरल बुखार में जो होता है, बुखार का आना, हाई फीवर हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द का होना, सर का दर्द होना, थकान का होना, लेसीच्यूड जिसको कहते हैं। लेकिन डेंगू की खासियत क्या है, कभी कभी इसमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, यानी आँख के पीछे का अगर दर्द है तो ये और वायरस की जितनी बीमारियां हैं उससे इसको अलग अलहदा करता है। क्योंकि रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँख के पीछे का दर्द, ये डेंगू का साइनाक्वेनोन है, नहीं डेंगू का स्पेसिफिक फीचर है। लेकिन जहाँ तक और रैशेस हो सकता है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं। स्किन में रैशेस कई कारणों से होते हैं। प्लेटलेट कमने से भी हो सकता है, नहीं प्लेटलेट कमेगा। डेंगू के आम लक्षणों में भी स्किन के जैसे बुखार का होना, सर दर्द का होना, पूरे शरीर में दर्द का होना, रैशेस का होना, तो ये सब मिला जुला के डेंगू का खाका तैयार करते हैं। लेकिन खास करके मैं बता रहा हूं कि जो आंख के पीछे वाला दर्द है उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर साहब, ये सब लक्षण अगर किसी में नज़र आते हैं तो फौरी तौर पर वो क्या उपचार करे? डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर से क्या कुछ उससे सलाह लेनी चाहिए, क्या उपचार लेना चाहिए? ऐसा है अर्पिता जी कि डेंगू डॉक्टर के यहाँ जाएं चाहे आप घर पे रहें, सबसे बड़ी बात है कि अगर डॉक्टर के यहाँ जाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा कि डेंगू का कोई सीवियर फॉर्म हो रहा है कि नहीं। लेकिन आप घर पर भी अगर हैं तो आप ये समझ लें कि नॉर्मल डेंगू और सीवियर डेंगू, यानी कि दो तरह के डेंगू होते हैं, क्लासिकल डेंगू और सीवियर डेंगू। इसका अंतर आप समझ लीजिएगा तो आप घर में बैठ के भी डेंगू की भयावहता को आप पहचान सकती हैं। तो क्लासिकल डेंगू क्या है, जो मैंने बताया अभी। सीवियर डेंगू, क्लासिकल डेंगू यानी नॉर्मल डेंगू जो होता है वो 95% केस में नॉर्मल सामान्य डेंगू होता है, जो 7 दिन गुजार करके खुद ब खुद चला जाता है। अच्छा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपाधापी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, बुखार की दवाई खाते रहिए, सिंपल पैरासीटामोल, कोई दर्द की दवाई नहीं लेनी है। एक पहला एहतियात हर लोगों के लिए है कि घर में बैठ करके अगर अभी हल्का भी बुखार आ रहा है, चाहे दर्द सर में दर्द है, देह में दर्द है, ऐसा नहीं दुकान में गए और दर्द निवारक गोली ले लिया आपने। अच्छा, दर्द तो आप निवारक गोलियां नहीं लेनी है? नहीं लेनी है। ये आप खतरे को आप आमंत्रण दे रही हैं। अच्छा। बिना बुझाए आमंत्रण दे रही हैं। सपोज मान लिया कि डेंगू होगा। अच्छा। और डेंगू में अगर आपने दर्द की दवाइयां दे दी तो प्लेटलेट अचानक घट सकता है और आपको सीवियर ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि सीवियर डेंगू कब आप पहचानें, जब आपके पेट में दर्द होने लगे, जब आपको दिन भर में 3 बार से ज़्यादा उल्टी हो जाए या दिन भर उल्टी होते रहे, पूरे सर में दर्द, पेट में दर्द, नाक या मुंह से कहीं न कहीं से खून अगर आ जाए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा थकान, नर्वसनेस, इरिटेशन, लग रहा है कि अब किसको मार दें, किसको कर दें, मतलब आप कभी अपने आपे में नहीं हैं, आपका आपा खो रहा है, तो उस समय आप समझ लें कि ये सीवियर डेंगू है और आपको तुरंत अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए। बिल्कुल। उसमें जानलेवा हो सकता है अगर आप घर में बैठे रह गए तो।
डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बताया कि जैसे कि जब डेंगू जो है अपनी विकटतम स्थिति में पहुँचता है तो किस तरह से किसी बीमार व्यक्ति को इरिटेशन होती है, इचिंग होती है और वो कुछ भी करने के लिए उस वक्त तैयार होता है। अगर हम बात करें घर वालों की, घर के आसपास के एरिया की, जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू भी जो है मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छर जो ये मच्छर है वो कैसे पनपता कैसे है और उससे बचाव कैसे हो सकता है? एक तो कि समझ लीजिए कि इस मच्छरों का हैबिटेट समझिए कि ये जनरली ये स्वच्छ जल में ही रहता है। आम मच्छर गंदगी पसंद करते हैं, लेकिन जरा सा डेंगू की जरा खासियत देखिए कि इसके मच्छर स्वच्छ जल पसंद करते हैं, यानी कि लेकिन जमाव वाला जल, बहते हुए जल में नहीं। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई गमला का पानी रखा हुआ है, चाहे टीवी का मतलब फ्रिज का पानी है, चाहे कुछ इस तरह की बात है, उस पानी में ब्रीड करेगा। और ये जो मच्छर है सवेरे 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ज़्यादा एक्टिव सवेरे और शाम को रहता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, बीच में भी काट सकता है। लेकिन आप इसका जरा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये रात्रि में विश्राम करने वाले मच्छर है। अच्छा, ये रात में भरपूर नींद लेना चाहते हैं ताकि ये नेक्स्ट डे खासियत फिर एक्टिव होकर अपने काम पे लग जाए, तो रात में नहीं काटते। तो दिन को बचाव जरूरी है और दिन को ज़्यादातर देखते हैं कि लोग दिन को सोचते हैं कि दिन को मच्छर कहाँ काटते हैं, तो ऐसे में मच्छर से बचाव के जो उपाय हैं वो दिन को नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल सही, दिन में शायद ही कोई मच्छरदानी लगाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर घर में एक डेंगू है, डेंगू का मरीज है, तो उसे मच्छरदानी लगाना चाहिए। क्योंकि अगर मच्छर उस मरीज को काट लिया और फिर दूसरे जो स्वस्थ आदमी हैं उनको काट लेगा तो उसको डेंगू हो यानी जाएगा। एक मच्छर जो है, नॉर्मल मच्छर भी अगर डेंगू की मरीज को काटता है और वही मच्छर दूसरे मरीज को काटता है तो उस दूसरे को भी डेंगू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर घर में डेंगू का कोई मरीज है तो उसे मच्छरदानी में बैठना ज़रूरी है। कोई नॉर्मल मच्छर भी जो डेंगू का मच्छर नहीं है वो मरीज को काटता है और वो घर के किसी और व्यक्ति को काट लेता है तो समझिए उसे भी डेंगू हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने यहाँ एक और ज़रूरी बात कही कि कई बार होता है कि घर के आसपास जो है साफ पानी जमा होता है, हम सोचते हैं ये पानी साफ है और उसे हम हटाते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि डेंगू का मच्छर बिल्कुल साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घर के किसी भी हिस्से में या घर के आसपास जो है साफ पानी अगर जमा है तो उसे तुरंत हटा दे। हाँ, एक बात मैं पिताजी कहना चाहूंगा जी डॉक्टर साहब कि नॉर्मल मच्छर से डेंगू नहीं होगा। जी बिल्कुल, वो होगा एडिस से ही होगा। हाँ जी। तो अगर आप घर में कोई मरीज है, अगर उसको एडिस, नेचुरली वो मरीज है तो एडिस काटने से हुआ है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसको काटने के बाद अगर कोई दूसरा जो मच्छर जो एडिस अभी कैरियर भी नहीं है, क्योंकि मच्छर तो सारे घूम रहे हैं, एक मच्छर काटा आपको दे दिया उसने, इसका डेंगू का वायरस दे दिया। बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ जी जी कि अगर डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं डेंगू वायरस के, जी, डेंगू 1, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। अच्छा, अगर एक स्ट्रेन का वायरस अगर आपके अंदर चला गया तो उस स्ट्रेन से आपको ताउम्र इम्यूनिटी मिल जाती है। अच्छा, इम्यूनिटी भी मिल जाती है। अच्छा, लेकिन अगर दूसरा स्ट्रेन अगर आ गया तो आपको डेंगू हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए जिंदगी में आप कम से कम 4 बार डेंगू से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसका 4 स्ट्रेन है। 4 स्ट्रेन है। तो 4 स्ट्रेन से इसलिए एहतियात, ऐसा नहीं है कि एक बार डेंगू हो गया तो आपको इम्यूनिटी डेवलप हो गया। हाँ, उस स्ट्रेन के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगी, लेकिन आप कौन जान रहे हैं कौन सा एडिस कौन सा स्ट्रेन लेके आ रहा है। अच्छा, तो 4 तरह के वायरस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करें मरीज की, डेंगू के मरीज जो भी होते हैं, अब इनके खान पान की अगर हम बात करें, क्योंकि बुखार में वैसे ही खाने का मन नहीं करता है और घर वालों के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है कि क्या खिलाएं क्या पिलाएं, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो मरीज को खाना ज़रूरी है और क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे जरूरी है अर्पिता जी कि पानी का अधिकाधिक सेवन। अच्छा, इलेक्ट्रोल पाउडर लीजिए, नारियल पानी लीजिए, जितना ज़्यादा शरीर को हाइड्रेट करके रखेंगी, जितना पानी के, ताकि डेंगू जो मैंने कहा सीवियर डेंगू, जब अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें प्लाज्मा लीकेज होता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और शरीर में पानी की कमी कई झंझावातों को जन्म देता है, बिल्कुल बिल्कुल, कई कहर का सबब बनता है। तो इसलिए पानी की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए आप कोकोनट वाटर है, नारियल पानी है, बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सिंपल पानी है। अगर इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं एफोर्ड कर सकते हैं तो आप नींबू पानी उसमें नमक मिला के कर सकते हैं। अच्छा। मतलब कहीं न कहीं से इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
जहाँ तक खाने का सवाल है, खाने में कोई बंदिश नहीं है। अच्छा, सब खा सकते जो इंसान खाना चाह सकता है, जो मरीज जो खाना चाहे वो सब खाएगा। अच्छा, मांसाहार की अगर बात करें, मांसाहार क्योंकि कहते हैं गरिष्ठ भोजन होता है, मसालेदार भोजन, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर अवॉइड ही करते हैं, तो क्योंकि बुखार है, मुंह में चटपटा कुछ खाने का मन करता है। बिल्कुल सही सर पिताजी, सैद्धांतिक रूप से शाकाहारी या मांसाहारी में कोई भेद हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि डेंगू वायरस में थोड़ा लीवर इन्फेक्शन तो होता है जी, तो हो सकता है पचाने में थोड़ी दिक्कत हो। जी जी, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सुपाच्य भोजन है, और ज्यादातर वेजिटेरियन जो डिशेस होते हैं वो थोड़ा सुपाच्य ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा लेना है, प्रेफरेंस देनी है। प्रोटीन डाइट लेना है ताकि अंदर की इम्यूनिटी आपका डेवलप करे। दाल वगैरह ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां खाएं। सब्जी खाएं जी। और खाना पीना सब खाते रहें, 7 दिन घर में रहें। क्लासिकल डेंगू है, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो है हमारे दर्शकों को डेंगू के बारे में बहुत ही विस्तार से बढ़िया से जानकारी दी। अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं वायरल फीवर की। ये भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने को मिलता है, काफ़ी मरीज देखने को मिलते हैं। वायरल के लक्षण क्या हैं और डेंगू से अलग कैसे हमें पता लगेगा कि ये डेंगू से अलग है, इसके लक्षण डेंगू से अलग कैसे होते हैं? आपका जहाँ तक सवाल है वायरल और डेंगू, जी, लक्षण में शायद आप कहीं इसको पृथक नहीं कर सकते। अच्छा, जब तक डेंगू सीवियर स्टेज में नहीं पहुंच गया, तो आप लक्षणों के आधार पर, शुरुआती लक्षणों के आधार पर आप ये नहीं कर सकते हैं अच्छा, कि ये नॉर्मल वायरस है या डेंगू वायरस है। जी, जी। वायरस है जी, तो इसमें भी वही होगा, बुखार होगा, सर दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, कमजोरी होगी, स्थैनिया होगी जिसको कमजोरी कहते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आंखों के पीछे ज्यादा दर्द हो रहा जी, है जी, जी, तो आप डेंगू की तरफ, आपका संदेह का दायरा, संदेह की सुई उस तरफ जाएगी। अच्छा, क्योंकि कई बार होता है कि लोग डर जाते हैं, डेंगू का नाम ही इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई सुन ले कि अच्छा डेंगू हो गया है तो एकदम से डर जाता है। और कई बार होता है कि डेंगू नहीं होता है, वायरल फीवर होता है, और फिर भी जो घर वाले हैं या खुद जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो अगर वो लक्षणों की सही से पहचान कर लेते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो आंख के पीछे अगर आपको दर्द नहीं है तो आप समझिए कि आपको नॉर्मल वायरल फीवर है, और डेंगू के लक्षण और वायरल के लक्षण काफ़ी एक जैसे ही होते हैं। ऐसा है पिताजी कि अभी जो हम देख रहे हैं माहौल समाज का, जी जी, शायद ही कोई ऐसा घर हो जी जिसमें डेंगू का एक मरीज आपको नहीं मिले। जी, बिल्कुल, बहुत फैल रहा है। इस तरह से कहर बरपा दिया है इसने, जी जी, एक महामारी का रूप ले लिया है, और इसमें आपको ही सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, इसको नॉर्मल वायरल फीवर समझ के इसको नजरअंदाज करने की हिमाकत न नहीं करें, करनी है। नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वायरल फीवर की अगर हम बात करें, इसके इलाज की अगर हम बात करें, क्या कुछ इलाज है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सारे वायरल फीवर का एक ही इलाज है, जो मूल मंत्र है, बेसिक, शरीर को पूरा पानी देते रहें, जी जी, हाइड्रेट करें। जी जी, जब भी बुखार हो जाए पैरासीटामोल ले लें। और एक बात मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से ये बात संप्रेषित करना चाहता हूँ, लोगों तक ये भेजना चाहता हूँ कि कभी भी वायरल बुखार में एंटीबायोटिक न लें, क्योंकि वायरल बुखार में कई बार ऐसा होता है कि आप दुकान पर गए और डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो कोई एक एंटीबायोटिक हो गया, और क्योंकि इतना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है आजकल, हम लोग देख रहे हैं, अहम से अहम एंटीबायोटिक। और मैं आपको बता रहा हूं कि टाइफाइड की बीमारी में एक इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि क्लोरामफेनिकोल एक सबसे अहम एंटीबायोटिक, जिसे सबसे इनाम वाला एंटीबायोटिक में सोचते थे, प्राइज वाला, वो आजकल 85% केस में रेसिस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका इतना रैम्पेंट यूज हुआ। तो इसलिए अगर वायरल फीवर आप समझ रही हैं तो 7 दिन छोड़ दीजिए, सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, पानी पिलाइए, घर में आराम से रेस्ट लेकर। हाँ, रेस्ट जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, चाहे वो डेंगू हो चाहे कोई वायरल फीवर हो। आप कभी भी ये मत कीजिए, बहुत ज्यादा साहसिक कदम मत उठाइए कि वायरल फीवर हो गया, आप चले गए, ऑफिस चले गए, चाहे कहीं चले गए, ये कभी कभी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मलेरिया की अगर हम बात करें, ज़्यादातर बुखार के जो लक्षण हैं वैसे तो एक जैसे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कई बार मरीज़ को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी सी होती है, और उसकी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। तो क्या ये सारे लक्षण मलेरिया के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था कि कपकपी के साथ जो बुखार होगा वो मलेरिया होगा। अच्छा,
कोई भी बुखार जब ज्यादा तेजी से चढ़ेगा तो उसमें सिहरन होगी, कपकपी होगी। अच्छा। इवन डेंगू का बुखार में भी कपकपी होगी, सिहरन होगा। अच्छा अच्छा। तो इसलिए कोई उसका स्पेसिफिक नहीं है कि मलेरिया में, एक जमाने में था कि जहां ठंड लगे हाँ, तो कुछ नहीं है, मलेरिया है। लोगों से अक्सर यही लोग कहते हैं कि बहुत ठंड लग रही है, हमें 4-5 रजाइयां ओढ़ा दो, हमें मलेरिया हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है अर्पिता जी, कोई बुखार में अगर बुखार आपका 102, 103, 104 चला गया, 101 के ऊपर चला गया, ठंड आपको लगेगी, क्योंकि शरीर का ये अडैप्टिव मैकेनिज्म है बुखार। शरीर के तौर पर एक डेंगू की जांच करा ले। अगर वो कन्फर्म आ जाता है, प्लेटलेट अगर डेंगू है और प्लेटलेट एकदम ठीक है, आपका हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल ठीक है जी, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं। डेंगू के नाम से जो कपकपाने वाली चीज जो अंदर आ जाती है, सिहरन सी दौड़ जाती है, उसको नेस्तनाबूद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हटाना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ हम बात करें अन्य बीमारी की, जैसे कि चिकनगुनिया भी एक बुखार है, तो ये बाकी जैसे डेंगू है, मलेरिया हो गया, वायरल फीवर हो गया, इससे अलग कैसे है चिकनगुनिया? और चिकनगुनिया जो फीवर है बहुत सुनने में अलग सा लगता है, तो लोग इसको पहचान नहीं पाते कि ये किस तरह का बुखार है, इसके लक्षण क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत सही अर्पिता जी, चिकनगुनिया बड़ा नाम बड़ा आकर्षक लगता है। हाँ जी। लेकिन नाम बड़े दर्शन थोड़े। अच्छा। क्योंकि चिकनगुनिया आपको शरीर को तोड़ देगा। इसका दूसरा नाम है बोन ब्रेकिंग फीवर। ओके। हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार। और इसका वायरस और डेंगू के वायरस में काफी सिमिलरिटी है। अच्छा। तो पूरा हड्डी तोड़ के रख देता है। आप मतलब 3-4 दिन तक तो आप ऐसी स्थिति में रहते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसकी गंभीरता इस परिणाम में आती है कि आप विचलित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। कोई काम ना आपको सोने में मन लग रहा है, ना बैठने में मन लग रहा है, आप एकदम परेशान, इतना दर्द है, बेइंतहा दर्द। लेकिन सबसे खासियत इसकी क्या है कि इसकी कोई जटिलता नहीं है। अच्छा। इसके लिए आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। इसमें न कोई सीएनएस डैमेज है, न कोई नर्व का डैमेज है, न कोई लीवर डैमेज है, न कोई खून पर इसका असर है। खतरा जैसा इसमें खतरा नहीं है। ये वायरस है, अपने पूरे लबो लबाब के साथ आता है, आप पर आक्रमण करता है, आपको परेशान करता है। लेकिन वो जिस रफ्तार से, जिस द्रुत गति से परेशान करता है, उसी गति से वापस लौट जाता है। इसलिए चिकनगुनिया नाम बड़ा भयानक लगता है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है कुछ नहीं। इसके लिए परेशान होने की जरूरत, बस इसमें भी वही करना है, पैरासीटामोल देते जाना है जी। अगर चिकनगुनिया है तो दर्द की दवाई दे सकते हैं जी। उसमें दर्द की दवाई, क्योंकि इसका प्लेटलेट पर चाहे किसी भी ब्लड पैरामीटर पर कोई असर नहीं है, तो दर्द की दवाई दीजिए, पैरासीटामोल दीजिए, पानी खूब पिलाइए और 7 दिन घर में रेस्ट लीजिए। यानी कि जैसे चिकनगुनिया में आपने बताया कि शरीर में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, तो दर्द निवारक दवा जो भी है वो ले सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना कि बाकियों में होने का डर रहता है। डॉक्टर साहब, इन 4 बीमारियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। एक नॉर्मल सी बात आपसे जानना चाहूँगी, कोई भी फीवर हो किसी भी इंसान को, कोई भी फीवर कई बार होता है कि इतना एक्सट्रीम बढ़ जाता है कि आपको तुरंत समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ऐसे में हम देखते हैं घर में कई बार घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप गीली पट्टियां कर दें, तो ये कितना कारगर होता है, इसके बारे में बताइए। एक सबसे बड़ी बात है अर्पिता जी कि बुखार, हाई फीवर को हमेशा रोकिए जी, खास करके बच्चों में। जो नवजात बच्चे हैं, चाहे जो 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, 6 साल 7 साल की उम्र तक, अगर वो क्योंकि ब्रेन अपरिपक्व है, हाँ, वो थपेड़ा झेला नहीं है जी, तो अगर वो 104 105 बुखार हो जाता है, 103 बुखार होता है, तो उसमें मिर्गी का दौर आना शुरू होता है, फेब्राइल कन्वल्सन जिसको कहते हैं। तो इसलिए आपका ये पुनीत कर्तव्य है, आपका ये परम धर्म है कि अगर कोई बच्चे को बुखार अगर बढ़ रहा है, उसे किसी कीमत पर बुखार को कम करना है।
पैरासीटामोल तो देते रहना है, माथे पर पट्टी डालना है, पट्टी जो ठंडा पट्टी है वो डालना है। उससे भी नहीं हो रहा है तो ठंडे पानी से स्नान करा दें, लेकिन बुखार को कभी भी इस रफ्तार में नहीं बढ़ने दें आगे, इस सीमा, इस ऊंचाई तक नहीं जाने दें कि वो आपके ब्रेन को डैमेज करना शुरू करे। जी। तो इसलिए बस यही ध्यान रखना है, और पट्टी डालने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। बहुत लोग डरते हैं कि अगर मान लीजिए बुखार है और अगर हम फ्रीज का पट्टी डाल दिए, बिल्कुल आइस कोल्ड पट्टी डाल दिए तो और बुखार बढ़ जाएगा, खांसी सर्दी हो जाएगी। उस समय कुछ नहीं, उस समय आपके सामने एक ही रास्ता, एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से बुखार को कम करें। जी। डॉक्टर साहब, एक बात करेंगे आँखों की। एक हमने सुना है इन्फ्लुएंजा वायरल करके, आँखों में ये काफ़ी दिक्कत कर देता है, आँखों में रेडनेस आ जाती है, इचिंग भी होती है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम लोगों को सही जानकारी होती है। एक तो बहुत कॉमन वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। जी जी। आँखों का वायरस होता है, मतलब वायरस जो है जी, वो जब से इंसानी शरीर का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, ये हमारे अच्छे खासे मित्र हैं। जी जी। कई तरह के वायरस हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। तो तरह तरह के वायरस, ये जो मौसम बदलता है, खास करके जब ठंड का मौसम आता है, उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस अपना पूरे लबोलबाब पे रहता है। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। अपने, तो उसमें आंखों में लालिमा आ सकती है, किसी वायरल में आंखों में लालिमा आ सकती है, पूरे सर में दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जो आम वायरल बीमारियों का लक्षण है। तो उसमें भी वही करना है, जी। रेस्ट लेना है, पानी पीना है, बिल्कुल फ्रेश रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इन्फ्लुएंजा वायरस का 100% क्योर है। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस अगर को आप बार बार हो रहा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से आप बचाव कर सकती हैं, क्योंकि फ्लू वैक्सीन है। जी। अभी भी डेंगू का वैक्सीन अभी नहीं आया, फुल फ्लेजेड वैक्सीन। बिल्कुल कुछ ट्रायल हुए हैं, जी जी। लेकिन वो समाज में भी आया नहीं आया। लेकिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। यस यस। तो इसलिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन खास करके ओल्ड एज के लोगों को और यंग मतलब बच्चों को जी। ये ले लेना श्रेयस्कर है, बिल्कुल। क्योंकि कम से कम उस, और खास करके ओल्ड एज में बता रहा हूँ, जी जी। जो 60+ लोग हैं, उनमें अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसमें इन्फ्लुएंजा कभी कभी इस रास्ते पर आपको ले जा सकता है कि उसकी परिणति बड़ी भयानक हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का सहारा जरूर लें, टीकाकरण का सहारा लें, जो कि वैज्ञानिक एक महत्तम वैज्ञानिक उपलब्धि है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जो अभी कहा उस पर ध्यान दीजिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़रूर लीजिए, बच्चों को ज़रूर दिलवाइए, क्योंकि ये जो बीमारी होती है, ये जब अटैक करती है तो जो आपकी वैक्सीन होती है वो सीधे उससे बचाव करवाती है। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में बात की, इसके बचाव के बारे में बात की। अगर हम बात करें इन सारी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों की, क्योंकि जो ये मौसम चल रहा है, अक्टूबर का महीना आने वाला है, ऐसे में खान पान को लेकर हम देखते हैं कि थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत होती है और पेट से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो इसके बारे में बताइए कि क्या कुछ खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? बिल्कुल सही अर्पिता जी। जी। क्योंकि अभी तक हमने वायरल बीमारियों का जिक्र किया, जी जी जी। लेकिन एक वायरल बीमारी तो एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी है, लेकिन एक कॉमन बीमारी जो इस मौसम में हो सकती है वो है टाइफाइड की बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और टाइफाइड बैक्टीरियल बीमारी है। बिल्कुल। साल्मोनेला टाइफी से, बैक्टीरिया से होता है। जनरली गलत खान पान, गंदा खान पान गंदे पानी से होता है। बिल्कुल। आजकल जो हम लोग देखते हैं सड़कों पर, जब आप गुजरिए, एक सामान्य परिदृश्य है कि ठेले पर, खोमचे पर गोलगप्पा बिक रहा है, चाट बिक रहा है, और संभ्रांत घरों के युवक युवतियां वो चाट के ठेले पर, गोलगप्पा के ठेले पर लाइन लगा करके खा रही हैं। उसमें जो पानी भर रहा है, उसमें जो फूड मटेरियल है, उसका कोई अंदाजा नहीं है कि वो कैसा लेकिन है। अपने स्वाद के वशीभूत होकर जी अपने इतना आत्मघाती कदम उठा रहे हैं लोग, जी। और बाद में चल के वही टाइफाइड का कारण बनता है, बिल्कुल। वही वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है, जिसमें आपको बुखार आता है, लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प हो सकता है, कभी कभी इतना भयंकर हो जाता है कि आपको अस्पताल की शरण लेनी पड़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिक्र किया कि गलत खान पान और गंदा पानी, इन सब की वजह से जो है टाइफाइड हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको दूषित भोजन नहीं खाना है। बाहर जब आप खाते तो खास ध्यान रखें कि वो खाना साफ सुथरा हो, जो पानी पिए वो भी बहुत ज़्यादा साफ हो। तो डॉक्टर साहब, इसके अगर हम लक्षणों की बात करें टाइफाइड की, तो लक्षण कौन कौन से ऐसे हैं जिसे पता लगे कि अच्छा टाइफाइड हो गया है? टाइफाइड का लक्षण तो पहले तो बुखार, हाई फीवर। जी।
हाई फीवर तो रहना ही है। दूसरा गैस्ट्रिक सिम्टम्स होता है, मतलब पेट संबंधी सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। यानी इसमें लूज मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, या रेसेस भी इसमें भी होते हैं। टाइफाइड रेसेस को हम लोग कहते हैं, पूरे शरीर में लाल लाल रेसेस टाइप के हो जाएंगे, टाइफाइड होगा। टाइफाइड होगा। हाँ, और एक सबसे जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि टाइफाइड की एक इतनी सिंपल दवाई थी, इतनी सस्ती दवाई क्लोरामफेनिकोल, जो आप दे देते थे 3 दिन में सारा टाइफाइड खत्म। आज उसका 85 से 90% रेसिस्टेंस आ गया। तब हमको नई नई दवाइयों की ओर, कड़े कड़े एंटीबायोटिक की ओर, महंगे एंटीबायोटिक की ओर अपने को मुखातिब करना पड़ रहा है। हर डॉक्टर अपना उन्हीं एंटीबायोटिक्स को लिख रहे हैं जिससे टाइफाइड सेंसिटिव हो, और मरीजों के पॉकेट पर बुरा असर डालता है, मरीजों के अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालता है। तो इसलिए आप इससे बचें। और कभी भी मैं हर युवक युवतियों से मैं आग्रह करूंगा कि जवान लोग ही जनरली देखते हैं कि गोलगप्पे के पीछे भागते नजर आते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्वाद को नियंत्रित रखें। जिंदगी पड़ी हुई है, उस स्वाद को आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि जितने भी विक्रेता लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं, चाट पकौड़ा बेचते हैं, देखिए सबका रोज़गार चले, हम भी चाहते हैं सबकी जो भी आर्थिक तौर पर आप मजबूत बने, लेकिन अगर आपका कोई ग्राहक आपके पास आता है और खाकर वो बीमार हो जाता है, तो सोचिए वो आपके पास कभी वापस शायद नहीं आएगा, है ना। तो ये आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी इस तरह के सड़क के किनारे जो फूड स्टॉल लगे होते हैं, कि आप अपने खाने की जो चीज़ें उनको साफ सुथरा रखें, जो आप पानी देते हैं अपने ग्राहकों को उसको भी बिल्कुल साफ सुथरा दें। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप उतना अगर सोचेंगे तो फिर तो जाएंगे नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं आप ये सोच के जा रहे हैं कि जो विक्रेता है उसको मैं प्रॉफिट देने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जीव आपको एक विचलित कर रहा है, बिल्कुल। आपको जीव आपको फोर्स कर रहा है कि आप वहाँ चले जाएं। जी। तो इसलिए टंग पर कंट्रोल रखें। जी बिल्कुल। अपने स्वाद को नियंत्रित रखें जी। और महफूज रहें। वैसे भी ज्यादा आप चटपटा खाते हैं, ज्यादा तेल वाली चीजें खाते, तो वैसे ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इस मौसम में खास तौर पर अगर आप इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं तो आपके पेट के लिए गड़बड़ हो सकता है, और हो सकता है कि गलत खाएं तो टाइफाइड जैसी बीमारी से भी एक बात और मैं अर्पिता जी कहना चाहता हूँ कि घर में भी अगर आप पानी को सिर्फ उबाल दीजिए, तो खाली उबाल दीजिए, उनको कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, उबाल दीजिए तो 95% बैक्टीरिया वायरस खुद ब खुद चले जाते हैं। आप पोर्टेबल वाटर, स्वस्थ वाटर पीजिए। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, जाते जाते बस इतना कहेंगे कि मौसम तो अच्छा है, मिजाज भी अच्छा है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी ऐसा मत खाइए जो गंदा हो, या गंदा पानी मत पीजिए। अगर कोई भी बुखार आपको आ जाता है तो उसमें लापरवाही मत बरतिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए। अगर आप गलती से बीमार पड़ भी जाते हैं तो घर पर रहकर उसका अच्छे से इलाज कीजिए, डॉक्टर्स के पास जाइए, समय समय पर उनसे दवाइयाँ लीजिए। और हाँ, चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोई भी बीमारी तभी तक ज़्यादा रहती है जब तक आप चिंताग्रस्त रहते हैं। तो मन को खुश रखिए, प्रसन्न रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।